आरपीएससी प्रश्नोत्तरी सीरीज के चलते हुए आज का हमारा क्लासेस केवल आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो हमारा जो थीम होगा वो एक स्पेशल क्लासेस के रूप में होगा। इस क्लास में हम करेंगे फर्स्ट ग्रेड जो स्कूल लेक्चरर जो होते हैं, व्याख्याता स्कूली शिक्षा है, उनका जो सिलेबस है उसका डिस्कशन किया जाएगा। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है पेपर फर्स्ट के बारे में जानना, जो सामान्य जागरूकता और सामान्य अध्ययन का जो पेपर आता है जिसे हम सामान्य भाषा में जीके के रूप में जानते हैं। इसका जो सिलेबस जो है उसको हम स्टार्ट करने से पहले इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से पहलू हैं जिनको समाहित किया गया है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इस टाइप से। साथ में मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है। कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जो आरपीएससी ने कवर किया है या आने वाली जो भी भर्तियां हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पहला पेपर है उसमें थोड़ा बहुत सिलेबस का परिवर्तन होने वाला है। मूल सिलेबस यही रहेगा। इसी सिलेबस को बेस बनाकर आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष जोर देते हुए आपको सोचना है कि राष्ट्रीय आंदोलन, लेकिन हमें सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ना होगा, अच्छी तरह इसके बारे में समझना होगा, अच्छी तरह हमें याद करना होगा और इस पे पकड़ बनानी होगी। तभी हम पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएंगे और हम स्टडी को कंटिन्यू रख पाएंगे। आने वाले सेशन में हम जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो भी पेपर आते हैं, जो सेकंड पेपर होता है पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का, जैसे पर्टिकुलर हिस्ट्री वालों का होता है, ज्योग्राफी वालों का होता है, इन सभी का हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा जो प्रॉपर जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा जीके पेपर के बारे में, जनरल नॉलेज वाले पेपर के बारे में। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो कीवर्ड है इनको मैंने साथ में इसमें हाईलाइट कर दिया है पीडीएफ में। आप चाहें तो ये पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन लिंक में डाउनलोड कर सकते हैं, जाके पीडीएफ का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। आने वाले दिनों में इसको हम हमारे टेलीग्राम लिंक पे भी डाल देंगे। तो इसमें आइए शुरू करते हैं। यह है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष जोर देने के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। तो दोस्तों आप सोचिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में दिया गया, ये स्ट्रगल की बात कर रहा है, मूवमेंट की बात करता है। कौन कौन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल इसमें हम बात करते हैं कि जैसे ही गांधी जी या स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था 1906 टू 1910 तक चला था, स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था। उसके बाद जैसे ही गांधी जी भारत में आते हैं 1915 के अंदर, सेकंड जो बड़ा जो जन आंदोलन के रूप में जो आंदोलन होता है वो होता है सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन। और उसके बाद 1930 में जो गांधी जी दांडी मार्च है उसको करते हैं। ये जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ा आंदोलन है 1942 ये जो आंदोलन है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो बड़े बड़े आंदोलन हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उनको समझते हुए आपको राजस्थान और भारत का दोनों का इतिहास है उनको समझना होगा। यानी कि ये जो बता रहा है, जो सिलेबस बता रहा है आपको, जो समझाने की कोशिश कर रहा है सिलेबस, वो ये कर रहा है कि जो इंडिया में परिवर्तन, देश में जहाँ राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उसके पैरेलल में राजस्थान में क्या क्या घटित हुआ था, उन चीज़ों को आप एम्फेसाइज कीजिए, उन चीज़ों को आप कोरिलेट करके एक साथ मिलाकर पढ़िए। चीज़ों की एक अंडरस्टैंडिंग, एक वेल डेवलप्ड आपकी थॉट प्रोसेस कीजिए, जिससे नेक्स्ट जो आपका जो एकदम अच्छे से जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए, ताकि आप पर्टिकुलर टू द पॉइंट सिलेबस से रहें। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। इसमें पहला जो टॉपिक है वो दिया गया है कि मौर्य और गुप्त काल। तो दोस्तों ये कीवर्ड है मौर्य काल और गुप्त काल। तो आपको पता ही है कि गुप्ता जो टाइम पीरियड था वो इंडिया का गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। और मौर्य काल के दौरान मोस्टली क्या है, अशोका के आर्किटेक्चर्स वगैरह हैं, उनको डिस्कशन किया जाएगा। ये सब आपके याद होने चाहिए, कौन सा स्तूपा कहाँ है एक्सेट्रा, जो भी हैं चीज़ें आपको याद करनी होगी। मौर्य और गुप्त काल के दौरान कला, विज्ञान और साहित्य का विकास। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों चीज़ें आपको कवर करनी होगी। एक तो कला भी डेवलप करनी होगी, विज्ञान डेवलप करनी होगी और साहित्य। इन तीनों का जो विकास है इन दो काल में किस तरह से हुआ, वो चीज़ें आपको समझनी होगी। नेक्स्ट जो हमारा जो है वो है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली। तो सोचिए दोस्तों, प्राचीन, ये कीवर्ड्स हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से हाईलाइट कर दिया है आपके लिए। जो भी है मैं कर पाऊँ, जो भी बन पाए मुझसे मैं करूँगा दोस्तों। कंटिन्यू आप बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट जो इसमें जो दिया गया है वो है प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली।
प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली कैसी थी, प्रणाली के बारे में पूछा है दोस्तों। प्रणाली कैसी थी और जो शिक्षण संस्थान कैसे थे। दोस्तों आप की वर्ड्स पे फोकस करिए, उन्हीं को देखना है, उन्हीं को समझना है। हमारी गुरुकुल पत्तियाँ कैसी थी। एग्जामिनर रियल में आपसे यही जानना चाहता है कि इंडिया में जो स्कूलिंग सिस्टम किस तरह से था, गुरुकुल पाठशाला किस तरह से चलती थी, उन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा जो है वो भारतीय संस्कृति का विदेशों में विस्तार किस तरह से होता है, यानी कि जो भारतीय जो भी विदेशों से जो भी यहाँ जो यात्री जो आए थे उन्होंने यहाँ से क्या सीखा, यहाँ से उन कल्चर को वो लेकर वहाँ किस तरह गए। और दूसरा जो यदि समझें कि यहाँ के जो लोग हमारे जो इंडियंस थे वो विदेशों दुनिया में जैसे गए, कोई बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गया, कोई किसी रूप में गया, कोई यात्री मन के रूप में गया, उन्होंने किस तरह से इंडिया की जो संस्कृति है, इंडिया का जो साहित्य है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया था। तो ये जो बी जो सेक्शन है वो हमारा कवर हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पर्टिकुलर आपको फोकस रखना है कि शिक्षा प्रणाली पे ये और शिक्षण संस्थान क्या थे, इन पे आपको फोकस रखना है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सी में टॉपिक सी। इसमें सब टॉपिक को मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया है। जैसे आप चलोगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक नंबर 1, टॉपिक में ए है मौर्य गुप्त काल के दौरान, बी है प्राचीन शिक्षा प्रणाली और सी है जो आपका ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा का विकास। तो दोस्तों प्राचीन मध्य इस तरह से ये पूछ रहा है प्राचीन काल में क्या था। और अब डायरेक्ट आपसे पूछा गया कि ब्रिटिश काल में क्या चीज़ें रही होंगी, कि ब्रिटिश काल में आपके साथ आपके लिए क्या चीज़ें हैं वो मायने रखती होंगी, आपने किस तरह कवर किया होगा कि शिक्षा का विकास किस तरह हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, दोस्तों आपको पता ही होगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इसके बारे में हम 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है कि राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, ये देखिए स्ट्रगल मूवमेंट, तो इसमें आपको कीवर्ड पे फोकस करना है कि इसका उदय किस तरह से हुआ था। राइज से देखना है आपको। और राइज से जब भी आप देखोगे दोस्तों तो इसमें सबसे पहले जो राइज में जो नेता जो भी स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे पहले जो नेता हमारे सामने जो आएंगे वो आएंगे लाल बाल पाल। जी हाँ दोस्तों, लाल बाल पाल और बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका सबसे बड़ा योगदान स्वदेशी आंदोलन में रहा था। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान बीडी सावरकर का भी बड़ा योगदान था, क्योंकि इन्होंने क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं उनको बहुत अच्छी तरह से क्रियान्वित किया था, जो अभिनव भारत के माध्यम से हुई थी। अभिनव भारत जो थी वो डॉक्टर बीडी सावरकर की एक संस्था थी, जो वीर सावरकर और उनका ब्रदर थे वो गणेश सावरकर दोनों चलाते थे। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो चरण के जो हैं वो है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव। दोस्तों ये जो लोग थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव, ये सेकंड चरण के क्रांतिकारी जो उग्रवादी जो नेता है वो माने जाते हैं। रास बिहारी बोस, इनको तो कौन नहीं जानता, जो हार्डिंग बम कांड में जो शामिल रहे थे, जो देश छोड़ कर भागे थे। बाद में इन्होंने क्या, रास बिहारी बोस ने, दोस्तों मैं यह बात जो कर रहा हूँ रास बिहारी बोस की कर रहा हूँ, ना कि रास बिहारी घोष की बात कर रहा हूँ जो एक कांग्रेसी थे, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं आपसे यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये घोष नहीं है दोस्तों, यहाँ आपको दिया गया है बोस, रास बिहारी बोस। जी हाँ दोस्तों, जो 1909 में 1910 में जो देश छोड़ के भागे थे, उसके बाद उन्होंने आज़ाद हिंद आर्मी के गठन में बहुत बड़ा अपना योगदान भी दिया था। नेक्स्ट जो क्रांतिकारी थे सुभाष चंद्र बोस, जो ICS अधिकारी भी थे, और इनके बारे में कौन नहीं जानता, आज़ाद हिंद आर्मी के बारे में कौन नहीं जानता। नेक्स्ट जो हमारा जो है वो है सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। जी हाँ दोस्तों, पुनर्जागरण के बारे में, रेनेसां पीरियड के बारे में आपका सिलेबस बताता है कि इनके बारे में आपको 3 ही पढ़ना है। राजा राम मोहन राय के बारे में दोस्तों याद कीजिए आपको क्या है, मिरातुल संवाद कामोदिनी, इस तरह से कोई उनके न्यूज़पेपर, वेदों की व्याख्या, इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आपको सारी कवर करनी है। इनके बारे में फैक्ट्स फिगर को आपको देखना है। यदि आप चाहते हैं इन पे पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति पे, एक एक पर्सनैलिटी पे, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, विवेकानंद जी हैं, इन पे एक एक हम लेक्चर लेके आए, यदि आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इनकी जो बहुत बड़ी भूमिका थी इसमें महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन की। दोस्तों इन्होंने क्या किया था कि हमें आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये एक पर्टिकुलर, यानी कि जिसे एक गांधीयन युग के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? गांधीयन युग के नाम से। और गांधीयन युग कब से था दोस्तों? 1915 से लेकर
46 तक लगभग, ठीक है। इसे गांधीयन युग के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी गांधीयन युग था पर्टिकुलर सारा ही सिलेबस पूछ लिया है आपसे, यानी कि 1857 की क्रांति से लेकर आपको सारी चीज़ें कवर करनी होगी। उसके बाद है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी उस दौरान, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राजस्थान के जो भी पैरेलल है एम्फेसाइज पूछा है टॉपिक में, विशेष जोर देते हुए पूछा है कि जो इंडिया में घट रहा था, देश में जो भी गतिविधियां चल रही थी, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, उनको आपको अंतर संबंधित या इंटरडिसिप्लिनरी अंतर अनुशासनात्मक रूप से और भारत राजस्थान के संबंध में जो भी आंदोलन हुए थे उनको कोरिलेट एक साथ सह संबंध करके पढ़ना है। अच्छी तरह से आपके जो कंसेप्ट हैं, जो अवधारणाएं हैं, उनको विकसित करना है। नेक्स्ट जो है यानी कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान, इसमें किसान मजदूर आंदोलन कौन कौन से हुए हैं उनके बारे में देखना है। मोस्टली 4-5 किसान आंदोलन है, यही 2-4 मजदूर आंदोलन है, और इनमें मुख्य जो नेता रहे हैं वो विजय सिंह पथिक जी, अर्जुन लाल सेठी जी, केसरी सिंह बारट जी और जोरावर सिंह बारट जी। ये फेमस जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है राजस्थान में किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन को अति विकसित करने में। नेक्स्ट जो है वो है शिवाजी और मराठा। दोस्तों शिवाजी और मराठा एक ही चीज़, देखो यहाँ आपको पर्टिकुलर समझना होगा कि शिवाजी का जो स्वराज था वो कैसा था, मराठा स्वराज कैसा था। स्वराज यहाँ पर्टिकुलर है, उनकी राज व्यवस्था कैसी चलती थी, उनकी कंडीशंस क्या थी, वो उनके जो वाक्यानवीस कौन होते थे, गुप्तचर कौन होते थे, उनके बारे में चीज़ें पूछी है। उनका शासन व्यवस्था कैसी थी उनके बारे में पूछा है, ना कि उनकी वंशावली के बारे में किसी तरह से पूछा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका स्वराज के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है राजपूत राज व्यवस्था, राजपूत पॉलिटी। राज व्यवस्था में क्या होता है, राजपूतों के किस तरह से सूबे हैं, परगना थे, वो किस तरह से बंटे होते थे, जैसे मुगलों के हुआ करते थे, उसी तरह राजपूतों के बारे में पूछा है। और 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान समाज और संस्कृति कैसी थी, इसके बारे में पर्टिकुलर यही टॉपिक है दोस्तों, इसको अच्छे से समझना है। हमारी 7वीं से 12वीं सदी के दौरान या यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से रिगार्डिंग थोड़ा सा यानी कि कोरिलेट करके पूछा गया है, जिसमें आप चीज़ें हैं वो अच्छे से कवर कर पाएँ। नेक्स्ट जो हमारा है वो भक्ति आंदोलन और सांस्कृतिक विश्लेषण। भक्ति आंदोलन जो थे वो आपको पता ही है कि किस काल में शुरू हुए, अलवार नैनार, उनको कौन नहीं जानता। जो पर्टिकुलर इसमें दोस्तों भक्ति आंदोलन के बारे में पूछा गया है, ना कि किसी तरह से पर्टिकुलर सूफीज़म के बारे में या सूफी आंदोलन के बारे में पूछा गया है। तो पर्टिकुलर आप फोकस कीजिए भक्ति आंदोलन के बारे में और सांस्कृतिक कल्चरल, उनका समाज पे, संस्कृति पे, कबीर थे, नानक थे, इनका क्या प्रभाव पड़ा भारत में, ठीक है, यानी हमारे समाज में सहिष्णुता का विकास किस तरह इन लोगों ने किया, भक्ति का संचार मीरा ने किस तरह किया, दादू ने कैसे किया। तो ये भक्ति आंदोलन थे, इनके बारे में समझना होगा आपको। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है मुगल काल के दौरान शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, भाषा कैसी थी, साहित्य कैसा था, कला कैसी थी, और वास्तुकला का विकास किस तरह से था, वास्तुकला कैसी थी, इसके बारे में पर्टिकुलर आपको समझना है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि महाराणा प्रताप और मुगलों से संघर्ष। सोचिए दोस्तों, ये पर्टिकुलर यहाँ कोई महाराणा प्रताप या राजपूत वंशावली या इस तरह से किसी तरह से नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया डायरेक्ट महाराणा प्रताप। तो उनके बारे में जो भी है 10-20 फैक्ट है उनको याद कीजिए, और उनका मुगलों से संघर्ष कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ था, उन्होंने किस तरह से घास की रोटियाँ बनाई थी, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, आपका कंसेप्ट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है, इसमें सेकंड जो टॉपिक आता है वो आता है मेंटल एबिलिटी। दोस्तों ये रीजनिंग का टॉपिक है, और रीजनिंग में आपको देखना है एनालॉजी क्या है, यानी सादृश्य क्या है, और श्रृंखला पूर्णता सीरीज कंप्लीशन क्या है, कोडिंग डिकोडिंग को जानना होगा, रक्त संबंध कैसे हैं, बहुत ही जीजी है, वेन आरेख को समझना होगा, और अल्फ़ाबेटिकल जो टेस्ट होते हैं, वर्णानुक्रम जो परीक्षण होते हैं, इनके बारे में देखना होगा, रैंकिंग के बारे में जानना होगा, और समय अनुक्रम जो परीक्षण जो होते हैं उनके बारे में जानना होगा, गणितीय संचालन कैसा है, अंक गणितीय तर्क और वितर्क, वो चीज़ें समझनी होगी। डेटा की व्याख्या किस तरह, डेटा एक्सप्लेनिंग किस तरह से की जाती है, डेटा सफिशिएंसी, डेटा एफिशिएंसी या सफिशिएंसी जो भी है, डेटा पर्याप्तता के बारे में आपको समझना होगा। क्यूब्स और पासा, ये सारे टॉपिक आपको अच्छी तरह से ऊपर से करने होंगे, इनका बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। अनुक्रम और त्रिकोणमिति या ट्राइंगल्स के बारे में आपको जानना होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो जो मैथ में मेंटल एबिलिटी या मैथ के रूप में भी आप देख सकते हैं, जो हमारा पर्टिकुलर है वो है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स के बारे में। वो जो तैयार होना चाहिए वो आपका होना चाहिए माध्यमिक स्तर तक, क्योंकि दोस्तों आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं
आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं माध्यमिक स्तर के, तो वो चीज़ें आपको सारी कवर होनी चाहिए। इसमें डेटा का संग्रह कैसा है, डेटा की प्रस्तुति कैसी है, डेटा का चित्र में प्रतिनिधित्व कैसा होना चाहिए, और केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय कैसे होने चाहिए, माध्य कैसा होना चाहिए, मोड कैसा होना चाहिए, और अवर्गीकृत और समूहीकृत डेटा की माध्यिका, यानी कि आपको माध्य, माध्यिका, मोड, ये सब सारे जो कंसेप्ट हैं वो आपके ब्रीफली कवर होने चाहिए अच्छी तरह से। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है गणित। गणित के बारे में आपको क्या नॉलेज होने चाहिए, माध्यमिक स्तर पर गणित कैसा है, आपकी कैसी तैयारी होनी चाहिए, इसमें क्या क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। प्राकृत संख्याएं, प्रमेय संख्याएं, अप्रमेय संख्याएं, छोटे छोटे वन लाइनर कंसेप्ट हैं, वास्तविक संख्याएं, उनका दशमलव प्रसार कैसा है। तो ये इजी कंसेप्ट हैं जो आप अच्छे से तरह से कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं हम इन पे वीडियो लेके आएँ तो हम वीडियो भी ला सकते हैं। वास्तविक संख्याओं का संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम क्या होते हैं, उनके बारे में जानिए, आप थोड़ा थोड़ा समझिए, मैथ को आप आसानी से कवर कर पाएंगे। परिमेय संख्या और उनका दशमलव प्रसार कैसा है, एक बहुपद के शून्य के रूप में एक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है बहुपदों के विभाजन का एल्गोरिदम क्या होता है, उनको किस तरह से डिवाइड किया जाता है, और दो चरों वाले रेखीय समीकरणों के युग्म को हल करने के लिए बीज गणितीय जो विधियाँ होती हैं, x(x - 2), इस तरह से जो भी चीज़ें हैं, a b स्क्वायर, जो चीज़ें हैं वो आपको करनी होंगी। ये हमारा जो मैथ का जो सिलेबस था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के बारे में एक घनाभ कैसा होता है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होता है, संवर्तीय बेलन क्या है, संवर्तीय शंकु क्या होता है, गोला क्या होता है, और घनाभ का आयतन क्या होता है, बेलन क्या होता है, और शंकु क्या होता है, गोला क्या होता है। तो ये सारे बेसिक जो कंसेप्ट हैं इनको सारे आपको कवर करना होगा। यानी कि घनाभ का आयतन पृष्ठीय क्षेत्र है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन कैसा होना चाहिए, ठोस का आकार, एक जो ठोस का आकार है उससे दूसरे आकार में परिवर्तन किस तरह से होता है। तो इस तरह से आपका क्षेत्रमिति वाला टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा जो सिलेबस का जो पार्ट है वो है लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपको दोनों भाषा हिंदी और इंग्लिश पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए। हल्की बेसिक से टॉपिक हैं जिसमें आपको दिया गया है कि संधि और संधि का विच्छेद जो आसान से हैं, 2 पेज का मोस्टली रहता है। उसके बाद उपसर्ग है, प्रत्यय है, और इसमें विलोम शब्द यानी विपरीतार्थी के बारे में पूछा गया, अनेकार्थी शब्द के बारे में पूछा गया है, और युग्म कैसे बनते हैं, शब्द युग्म कैसे होते हैं, शब्द शुद्धियाँ कैसी होती हैं, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको याद करना होगा, देखना होगा। आप इस तरह से छोटे छोटे अपने नोट्स बना सकते हैं। वाक्य शुद्धि क्या होनी चाहिए, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, और वाक्यगत अशुद्धि का कारण क्या है, और उसके बाद जो है जो हमारा है क्रिया सकर्मक अकर्मक, सिंपल कंसेप्ट है, एक पेज के कंसेप्ट है, आपके इजीली कवर हो जाएंगे। इसमें अंग्रेजी की जो परिभाषिक तकनीक है उसमें समानार्थी हिंदी शब्द हैं, उनके बारे में आपको सारा देखना है। तो इस तरह से लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट में दोस्तों आप पास हो गए हैं और इसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा आपको चीज़ों को अच्छे से कवर करना होगा। इसमें दोस्तों मैं कोई बुक रेफ़र नहीं करूँगा वीडियो में, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यदि मैं बुक रेफ़र करता हूं तो हो सकता है आपने कोई कहीं और से पढ़ा होगा। चलिए दोस्तों, धीरे धीरे अपनी जो सीरीज़ है, जो MCQ वाली जो सीरीज़ है, प्रश्नोत्तरी वाली RPSC से रिलेटेड, वो पर्टिकुलर अब हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक करके चलेंगे। जैसे हिस्ट्री वालों के लिए अलग से है, पॉलिटी वालों के लिए अलग से MCQ है, उनको डाला करेंगे डेली 20 मिनट्स का मे बी ये रहेगा, और आपको पूरा सिलेबस है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। उसमें पर्टिकुलर बाई टॉपिक टू टॉपिक जो भी PYQ यानी कि पिछले सालों में जो भी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आपका एक तरह से वो उनका रिवीजन होता चला जाएगा। तो आप बने रहिए साथ में। तो लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट के बारे में देखते हैं। इंग्लिश में क्या पूछा गया कि आपको सबसे पहले पूछा गया जनरल इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें टेंस कैसे हैं, सीक्वेंस ऑफ द टेंस, इसके बारे में पता होना चाहिए। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ये क्या है, इनके बारे में पता होना चाहिए। नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कंसेप्ट होते हैं उनके बारे में इजी कंसेप्ट हैं, वो सारे कवर होने चाहिए। आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। यूज ऑफ प्रीपोजिशंस एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यह पर्टिकुलर जो मिला जुला एक कंसेप्ट होता है, इनका अच्छी तरह से आपकी कमांड होनी चाहिए। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव्स एंड वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, इन सब चीज़ों को आपको सीखना भी होगा और बार बार रिवाइज भी करते रहना होगा ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल्स, टेक्निकल टर्म्स विद हिंदी वर्जन्स, ये चीज़ें सेम हिंदी वाले में भी रिपीट हुई है। एंटोनॉम्स यानी विलोम शब्द आपको अच्छे से याद करने होंगे, और ये पूछा गया है सत्य और उपसर्ग और प्रत्यय।
जी हाँ दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस के बारे में पूछा गया एंड कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में आपकी जो समझ है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे है वो है सामयिकी के बारे में पूछा गया है, सामयिकी यानी करंट के बारे में। भारत में आर्थिक योजना कैसी है, 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या रही है, भारत की जनगणना क्या रही है, और भारत और राजस्थान के विभिन्न विकास कार्यक्रम क्या रहे हैं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम क्या रहा है, युवा रोजगार कार्यक्रम क्या रहा है, राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वास्थ्य योजनाएं क्या रही हैं, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम कैसे रहे हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम यदि आप इसमें साइंस में इंटरेस्टेड हैं, साइंस फिक्शन में इंटरेस्टेड हैं तो आप बताइए, हम इस तरह से अंतरिक्ष पे भी वीडियो ला सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा है वो है परमाणु न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। नेक्स्ट जो हमारा जो है वो है भारत और विश्व महत्व की जो भी घटनाएं हैं और समाचार में भारत के जो भी व्यक्ति रहे हैं उनका स्थान। और नेक्स्ट जो है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समकालीन कार्यक्रम कैसे रहे हैं, इनके बारे में आपको जानना होगा, अच्छी तरह से कवर करने होंगे ये सारे टॉपिक। और जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्राइज़ यानी कि पुरस्कार चल रहे हैं उनके बारे में जानिए आप। नवीनतम पुस्तकें क्या हैं, लेखक क्या हैं, खेल क्या हैं, जो भी खेल में तो दोस्तों आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे ओलंपिक के बारे में है वो पूछा जा सकता है। ओलंपिक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जो भी रिसेंट जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके बारे में पूछा जा सकता है कि कौन गोल्ड लाता है, कौन क्या लेके आया है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा जो है वो सामान्य साइंस के बारे में, जनरल साइंस के बारे में, जैसे हिंदी है और इंग्लिश है और साइंस, ये तीनों चीज़ें इनमें जनरल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे साइंस का यदि हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, जैसे केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान में बात करें तो एटम एंड जो भी अणु और परमाणु है, इन दोनों का जो क्या कंसेप्ट है, छोटे छोटे इनके कंसेप्ट हैं, लगभग 2 पेजेस में आपके कवर हो जाएंगे। रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण क्या रहती हैं, कार्बन और उसके यौगिक क्या हैं, जैसे हीरा ग्रेफाइट फुलरीन, और ये सब जो सारे हैं वो कार्बन और उसके यौगिक हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है वो बल और गति के नियम, ये फिजिक्स का कंसेप्ट है। और कार्य और ऊर्जा कैसी है, ये 10th क्लास तक की जो भी साइंस है इनसे कवर हो जाएंगे। बायोलॉजी में है उत्तक और नियंत्रण और समन्वय कैसा है, आनुवांशिकता जेनेटिक्स के नियम क्या है, उनका विकास किस तरह से हुआ है। दोस्तों ये आपको 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में ये आनुवांशिकता इसका विकास का एक अच्छा पर्सपेक्टिव आप डेवलप कर सकते हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, एक चैप्टर दिया गया है। नेक्स्ट जो है पर्यावरण की सुरक्षा, ये भी एनसीईआरटी की 12वीं क्लास से आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये भी एनसीईआरटी की क्लासेस से आप कर सकते हैं। और जैव विविधताओं सतत विकास, ये सारे कंसेप्ट हैं एनसीईआरटी की बायोलॉजी जो भी बुक है उसमें से सारे आप कर सकते हैं, आपको अलग से कहीं अलग इधर उधर से कोचिंग लेने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी के बारे में जो है ऑप्शन ए में जो इंडियन पॉलिटी के अंदर सब टॉपिक हैं उनको डिवाइड किया गया है। इसमें भारत का संविधान की मुख्य विशेषता दी गई है। पर अब देखो, जो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी पिलर हैं, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनका संगठन कैसा है दोस्तों, इनके सिद्धांत और व्यवहार किस तरह से ये बैलेंस ऑफ पावर के रूप में यानी कि शक्ति संतुलन के रूप में किस तरह से हैं ये अपने कार्य करती हैं। और भारत में चुनाव किस तरह हैं इंडिया में, जैसे टीएन सेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें हैं वो मजबूत हुई हैं, या छोटे मोटे जो आपको कंसेप्ट हैं उनको कवर करना होगा, छोटे छोटे फैक्ट हैं उनको याद करना होगा। भारत में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, भारत के राष्ट्रपति यानी कि रामनाथ कोविंद जी, इनके बारे में आपको जानना होगा। क्या जानना होगा, इनके चुनाव की प्रक्रिया कैसी है और इनकी आपातकालीन इमरजेंसी पावर कैसी हैं। जैसे आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल लगता है दोस्तों, आप बताइए, कमेंट सेक्शन में कीजिए। आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356, आर्टिकल 3, उसके बाद 60 कुछ है क्या, आप सोचिए बताइए, यदि ऐसा कुछ है तो आप बताइए, कमेंट में डालिए। नेक्स्ट जो हमारा जो है वो है कि कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर और उसकी शक्तियाँ क्या रही हैं। संसद यानी कि पार्लियामेंट, स्पीकर जो भी होते हैं अपने जो लोकसभा के अंदर स्पीकर होते हैं, उनके कार्य क्या हैं। या ऐसे भी हम अपने समझ सकते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों के है स्पीकर या चेयरमैन, इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए ताकि आपको एक ऑल ओवर आपका पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाए। नेक्स्ट जो है वो इंडिया की जो नौकरशाही व्यवस्था, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वेबर की नौकरशाही क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, क्यों इंडिया की जो नौकरशाही है वो उसी से प्रभावित हैं। नेक्स्ट जो है वो है राजनीतिक दल, पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, उनकी भूमिका क्या है। एक डेमोक्रेसी देश में इनकी पॉलिटिकल पार्टी की भूमिका नहीं है तो किसकी भूमिका होगी दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सिद्धांत क्या है, इनका व्यवहार क्या है, इनके बारे में आपको जानना चाहिए।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट, इसका संगठन और इसकी शक्तियाँ क्या है, और नेशनल स्तर पर जो भी बोर्ड है, आयोग है, उनके बारे में आपको जानना होगा। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पॉलिटी आपको कंप्लीट मिला है, कंप्लीट जो भी है आपका सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा जीके में यदि देखते हैं तो राजस्थान का भूगोल आता है। भूगोल में स्थान, सीमा, आकार, आकृति, इनके बारे में आपको जानना होगा। ये पर्टिकुलर वन लाइनर कंसेप्ट है, इनको आपको कवर कर लेना चाहिए। और भौतिक विशेषताएं, जलवायु, तो दोस्तों इस कंसेप्ट को, जो भौतिक विशेषताएं जलवायु है, इसको आप मैपिंग के माध्यम से इजीली, जो राजस्थान का जो मैपिंग है उस तरह से आप चीज़ें कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है जनसांख्यिकीय लक्षण क्या है, डेमोग्राफिक अपना जो क्या चल रहा है, कैरेक्टर्स राजस्थान के क्या हैं, ये स्त्री पुरुष एक्सेट्रा जो भी हैं। कृषि का क्या अपना जो चल रहा है, कृषि राजस्थान में, कृषि में सबसे ज़्यादा कौन सी खेती होती है, सबसे कम कौन सी होती है, कौन सा क्षेत्र किस खेती के लिए, कौन सी फसल के लिए है वो उपजाऊ है, कौन सी मिट्टी किसके लिए महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें वो कृषि में आ जाती हैं। कृषि में सामान्यतः मृदा पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी क्रॉप पे पर्सन पूछ लिए जाते हैं कि पूर्वी राजस्थान में कौन सी फसल होती है, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी फसल होती है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माउंट आबू में कितने बारिश है, एक्सेट्रा जो भी है। कि खनिज संसाधन का विकास या खनिज संसाधन राजस्थान में कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं, ऊर्जा संसाधन राजस्थान में कैसे हैं, पर्यटन और परिवहन का विकास राजस्थान में किस तरह से हुआ है, उद्योग और व्यापार राजस्थान में किस तरह से फल फूले हैं, तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। तो राजस्थान का भूगोल आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा जो सेशन है, लास्ट एंड फाइनल माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर है वो नेक्स्ट जो हमारा जो है वो है टॉपिक वो शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट, और राजस्थान में जो शैक्षणिक परिदृश्य क्या है, और शिक्षा का अधिकार 2009 आपको याद करना होगा। राइट टू एजुकेशन के बारे में, 2009 वाले के बारे में अच्छी तरह से। तो ये हमारा जो 5th टॉपिक है दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको ये सारा टॉपिक अच्छी तरह से कवर होना चाहिए। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका भी हम लास्ट के अंदर डिस्कशन करेंगे कि कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखते हैं शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा और कार्य। जी हाँ दोस्तों, आपको ज़्यादा डेप्थ में इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि इसमें इतना ही पढ़ना है कि मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, और उनका कार्य किस तरह से इनका उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन वापिस यही मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, शॉर्ट टर्म में आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। विकेंद्रीकृत योजना की एक इकाई के रूप में स्कूल, और शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली, ये आपका जो सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट है। संस्थागत योजना क्या है, और स्कूल मानचित्रण क्या होता है, ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC क्या है, स्कूल प्रबंधन समिति क्या है, जिला सूचना शिक्षा के लिए प्रणाली क्या है, DISE, और सर्व शिक्षा SSA, इसको तो कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। नेक्स्ट जो है वो है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा, इसके बारे में देखिए दोस्तों, आप जानिए रमसा के बारे में क्या है, या केंद्र सरकार ने इसका कहीं इंटीग्रेशन जो कार्यक्रम है उसको लॉन्च कर दिया है, तो इसके बारे में आप जानिए, समझिए क्या चल रहा है अभी। थोड़ा करंट अफेयर के से रिलेटेड भी आप चीज़ें देखते रहिए, तो आप अपडेट रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और राजस्थान में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक व्यवस्था का संगठन कैसा है, क्या राजस्थान में प्राइवेट शिक्षाएं ज़्यादा है, प्राइवेट जो एजुकेशन उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, या गवर्नमेंट किसी तरह से जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन की बात कर रही है, यानी कि शिक्षा का निजीकरण जो कर रही है, तो क्या उसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हल्का फुल्का आप समझिए चीज़ों का किस तरह से ये संगठन कार्य करता है। नेक्स्ट, ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे RIESIERT और BSER, ये तो सबको, ये सब जो हैं छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनके जो कार्य हैं उनको समझना होगा। डाइट, इन सब के कार्य हैं उनको समझना होगा। तो ये जो 6 जो पॉइंट का जो पिलर है, इसको आपको अच्छी तरह से इनके कार्य हैं उनको समझना होगा। राजस्थान में शैक्षिक पहल कैसी है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय, राजस्थान पाठ्यपुस्तक बोर्ड क्या है, बाल स्काउट और गाइड के कार्य क्या हैं, तो इन सब के कार्य देखना होगा। तो दोस्तों सबसे ये मुझे लग रहा है कि ये सबसे आसान पार्ट भी आपके लिए हो सकता है। आपको यहाँ ज़्यादा फैक्ट फिगर्स को याद नहीं करना होगा, बल्कि इसमें इतना ही पूछा गया है कि कार्य के बारे में पूछा गया है, इसके अलावा इसके बारे में कुछ पर्टिकुलर वो चीज़ें हैं नहीं पूछी गई हैं, या इसमें ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्या है, सैनिक स्कूल क्या है, पब्लिक स्कूल क्या है, मॉडल स्कूल क्या है, ई-मित्रा, ई-गवर्नेंस, राज शिक्षा, एडुसेट यानी कि यहाँ बाई मिस्टेक है, एजुसेट है ये, एजुसेट, ठीक है। और
इसमें जो है वो है ज्ञानवर्धक और ज्ञानवानी क्या चीज़ है आप जानिए, इनको समझिए। और बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के लिए अधिनियम 2009 के प्रावधान क्या रहे थे। राइट टू एजुकेशन वाला जो अधिनियम है उसके बारे में आपको जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा जो फाइनल एस्पेक्ट है, जो भी हमारा जो आज का लेक्चर है, स्पेशल लेक्चर आज जो हमने लिया है, इसका ये फाइनल पार्ट है। इसमें देखिए आप चीज़ों को समझिए कि इसमें कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि दोस्तों हम देखते हैं कि जो देखिए लास्ट का जो 5th नंबर जो पार्ट है, एजुकेशनल मैनेजमेंट एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यहाँ से ये छोटा सा टॉपिक है। इसमें छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं उनको आपको छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं उनको याद करना चाहिए। और यहाँ से 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे माय डियर फ्रेंड्स? यहाँ से 15 क्वेश्चन आएंगे और आपके लिए वो 30 मार्क के साबित होंगे। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टार्टिंग तो कर देते हैं कहाँ से, हिस्ट्री, राजस्थान, इन सब चीज़ों से कर देते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट, लेकिन वो लास्ट तक पहुँचते हैं तब तक दोस्तों ये सब चीज़ें एग्जॉस्ट हो जाती हैं, अपना माइंड है वो बर्नआउट हो जाता है। इसलिए आपको एक के साथ और लास्ट वाला भी टॉपिक लेके चलना होगा। ये बेहतरीन स्ट्रेटेजी रहेगी ताकि आप 15-15 मार्क्स यानी कि 60 नंबर एक साथ कवर कर पाएंगे बहुत ही इजीली वे में। नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट है वो है मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिक्स, यानी कि यह रीजनिंग और मैथ रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन दोस्तों 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क के 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इनको आपको अच्छी तरह से कमांड में अपने लेना है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, किसी कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं। लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश का, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा जो कंसेप्ट होगा वो होगा करंट अफेयर का। करंट अफेयर की मात्र 10 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा यह कमज़ोर पड़ रहा है, यानी कि करंट अफेयर जो ज़्यादा पढ़ने का लाभ नहीं मिलेगा। बजाय इसके आपकी एक अच्छी फाउंडेशन है उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग एक बिल्ड बेस बनाना होगा जिससे चीज़ें आपकी हैं वो अच्छी तरह से कवर हो जाएं। और नेक्स्ट जो हमारा है वो जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और राजस्थान का भूगोल, सामान्य विज्ञान और भारतीय राज्य व्यवस्था। ये जो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सेम 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 नंबर के आपसे क्वेश्चन होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 75 क्वेश्चन होंगे और जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 150 नंबर का जो टोटल मार्क्स का ये पेपर रहता है, जिसमें आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो तो छूट ही गया, क्योंकि आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल होगी दोस्तों, याद रखिए। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी दोस्तों, याद रखना होगा आपको, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसलिए आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। और आपका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा 1 घंटे 30 मिनट। तो आपको ये सारा सिलेबस है उसको कवर करना है अच्छी तरह से। तो दोस्तों बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप MCQ ट्राई कीजिए, यानी कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं, नए जो मॉक्स हैं, मॉक टेस्ट जो होते हैं, उनको सॉल्व करते रहिए। और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस, नए अपडेट हैं वो आपको टाइम टू टाइम से मिलते रहें। तो चीज़ें आपकी अच्छी तरह से कवर होती रहेंगी। दोस्तों ये थी हमारी क्लासेज, हमारी जो अच्छी क्लास, स्पेशल क्लास के रूप में हम इसका नाम देते हैं। और हमारा जो ये लेक्चर है ये था राजस्थान की जो स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड हैं उनका जनरल जो सामान्य अवेयरनेस का जो भी टेस्ट रहता है, यानी कि जनरल नॉलेज का, GK का जो पहला टेस्ट रहता है, इसकी जो हमने इस क्लास को अभी हम तुरंत आपके लिए अपलोड कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू। आपको आप जो भी अपने सुझाव है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और आप कंटिन्यू बने रहिए। और जल्दी है हम अभी मॉक लेके आएंगे, हम हिस्ट्री के पर्टिकुलर, ज्योग्राफी के पर्टिकुलर और इकोनॉमी, इस तरह से अलग अलग MCQ लेके आएंगे, मॉक टेस्ट लेके आएंगे, ताकि आपका जो हर 360 डिग्री है वो कवरेज कंप्लीट हो जाए राजस्थान के लिए। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक गाइज, सी यू।